ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया एंड आई थिंक सो वो चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। तो अच्छा, इसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस प्लांट किंगडम भी पैरेलल एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा, जिम्नोस्पर्म, जो इस चैप्टर का लास्ट डिवीजन में आपको पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि इसके बाद जो एंजियोस्पर्म दिया हुआ है वो आपके इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं, एंजियोस्पर्म हटाने का जो रीजन था वो यही है क्योंकि प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो पूरा एंजियोस्पर्म का है, प्लांट एनाटॉमी चैप्टर पूरा एंजियोस्पर्म का है, क्लास 12th के अंदर फर्स्ट चैप्टर एंजियोस्पर्म का है और इवन सेकंड चैप्टर तो पूरा ही एंजियोस्पर्म का है। सो टेक्निकली इस चैप्टर के अंदर एंजियोस्पर्म का जस्ट एक समरी दिया हुआ है। तो वैसे भी उन चैप्टर को जब हम वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे समरी डिस्कस करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो इस साल आपके सिलेबस में से एंजियोस्पर्म को रिमूव कर दिया गया है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म और इसके साथ ही ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो जिम्नोस्पर्म, वैसे प्लांट किंगडम के अंदर स्पर्म का मतलब क्या होता है? स्पर्म मतलब होता है यहाँ पे सीड एंड जिम्नो मीन्स क्या होता है? जिम्नो मीन्स होगा यहाँ पे नेकेड सीड। अब नेकेड सीड का क्या मीनिंग है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो जिम्नोस्पर्म को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके हैबिटेट के बारे में, कि मतलब जिम्नोस्पर्म आपको मिलते कहाँ पे है। तो ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने इंडिया को कभी घूमे होंगे तो देखा होगा कि जिम्नोस्पर्म जो है वो आपको मोस्टली कहां पे मिलेंगे? ओनली हिल स्टेशन के अंदर मिलेंगे। कहां पे? हिल स्टेशन के अंदर। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका हैबिटेट के बारे में। तो हैबिटेट के अंदर बताइए जिम्नोस्पर्म जो है वो आपको कहां पे मिलेंगे? कोल्डर रीजन या वार्मर रीजन? तो ये आपको मिलेगा ज्यादातर कहां पे? कोल्डर रीजन के अंदर। बट फिर भी एज अ एक्सेप्शन ये आपको कहां पे और मिल सकता है? ये मिल सकता है वार्मर रीजन के अंदर। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं साइकस। देखो, जब मैं आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाऊंगी तो जिम्नोस्पर्म के अंदर यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करूंगी साइकस और पाइनस को, और उसके बाद लास्ट में हम लोग पाइनस का पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आपको साइकस के बारे में भी चीजें पता होनी चाहिए और पाइनस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पाइनस तो साइंटिफिक नेम हो जाता है जीनस, बाकी नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं? पाइन ट्री बोलते हैं। आप लोगों ने कभी साइकस के बारे में सुना है क्या? साइकस बेटा इससे साबूदाना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? साबूदाना। सो दैट्स वाई क्या मैं इसको सेगो पाम बोल सकती हूँ क्या? तो ध्यान रखना, साइकस एक्सेप्शनली जिम्नोस्पर्म आपको कहां पे मिलेगा? वार्मर रीजन के अंदर। बाकी मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म जो है वो आपको कहां पे मिलेंगे? कोल्डर एरिया के अंदर। एंड यू नो कोल्डर एरिया पूरी अर्थ के ऊपर कम होता है। सो दैट्स वाई जिम्नोस्पर्म का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत ही क्या मिलेगा? लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। सो कोल्डर रीजन कम होने की वजह से इसका आपको जिम्नोस्पर्म का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड मिलेगा। और ऐसा ही सेम चीज हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बहुत ही लिमिटेड मिलेगा। नाउ रीजन क्या? क्योंकि उनको ग्रो करने के लिए चाहिए होता है वाटर की रिक्वायरमेंट, एंड जहां जहां वाटर बॉडीज होगी सिर्फ वहीं पे वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा वहां पे आपको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से कंप्लीट प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही आपको लिमिटेड मिलेगा। क्लियर? तो कोल्डर रीजन के अंदर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा पाइनस। तो पाइनस तो आप लोग जानते ही हो। अब हिमाचल के बच्चे ही इसको नहीं जानेंगे तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। तो हैबिटेट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी हैबिट के बारे में। तो ये हैबिट किसका है? ये हैबिट बेटा प्लांट का है, कि मतलब प्लांट आपको किस फॉर्म में मिलेगा? जिम्नोस्पर्म का प्लांट आपको ट्री फॉर्म में मिलेगा, श्रब के फॉर्म में मिलेगा या हर्ब्स के फॉर्म में मिलेगा।
तो जी से जिम्नोस्पर्म और जी से जायंट ट्री। तो जब भी हम टॉलेस्ट प्लांट की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म, जब भी हम वाइडेस्ट प्लांट की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जनरली इंक्लूड किए जाते हैं जायंट ट्री। ठीक है, तो हैबिट इसका क्या होगा, ये आपको ट्री के फॉर्म में भी मिलेंगी, बहुत थोड़ी बहुत आपको श्रब्स के फॉर्म में भी मिलेंगी, बट हर्ब्स के फॉर्म में कोई भी आपको जिम्नोस्पर्म नहीं मिलेगा। तो जिम्नोस्पर्म कभी भी आपको हर्ब्स के फॉर्म में नहीं मिलते हैं। मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म आपको कौन सी फॉर्म में मिलेंगे, मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म आपको ट्रीज के फॉर्म में मिलेंगे, और वो भी कैसे, जायंट ट्री। कौन सी फॉर्म में, जायंट ट्री के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है सिकोया, और सिकोया को हम बोलते हैं रेडवुड ट्री, क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है वो लाल होती है। एंड सिकोया सबसे टॉलेस्ट प्लांट है बेटा। ये सिकोया क्या हो गया, कंप्लीट एंटायर प्लांट किंगडम का सबसे टॉलेस्ट प्लांट कौन सा होता है, टॉलेस्ट प्लांट होगा यहाँ पे कौन सा, सिकोया। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है, तो इसमें एग्जांपल आता है जामिया। तो आप में से कभी किसी ने जामिया इस्लामिया सुना होगा, तो जामिया इस्लामिया क्या है, यूनिवर्सिटी है, तो उसको इस तरीके से याद रख लेना। तो ये सबसे क्या मिलेगा आपको, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म मिलेगा। तो सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है, सिकोया, या इसको जनरली बोलते हैं रेडवुड। बट स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म हो जाएगा कौन सा, जामिया। तो इस तरीके से जिम्नोस्पर्म के अंदर हम लोग जनरली इंक्लूड करते हैं जायंट ट्री को, बट वेरी रेयर ये आपको श्रब्स के फॉर्म में भी मिल सकता है। जैसे एग्जांपल आएगा इसके अंदर इफेड्रा, इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, इफेड्रा। और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि इफेड्रा से एक ड्रग निकलता है जिसको बोलते हैं इफेड्रिन, और इफेड्रिन जो ड्रग होता है उसको हम लोग जनरली यूज करते हैं अस्थमे के अंदर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर। तो ये मैं पॉइंट लिख ही देती हूँ। तो इफेड्रा से ऑब्टेन किया जाता है इफेड्रिन, क्या ऑब्टेन होगा, इफेड्रिन। और इफेड्रिन क्या होता है, ड्रग होता है, जिसको कहां पे यूज किया जाएगा, यूज इन अस्थमा। तो अस्थमे के पेशेंट के अंदर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर इसको यूज किया जाता है। क्लियर, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसके बाद यहां भी लिखा हुआ है, और ये जिम्नोस्पर्म जहां खत्म हो रहा है ना, तो वहां पे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, तो वहां पे मिलेगा आपको इफेड्रिन के बारे में। ये क्लियर हुआ। अब हम प्लांट के क्या बात कर रहे थे, हैबिट के बारे में बात कर रहे थे। अब हम प्लांट बॉडी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम रूट डिस्कस करेंगे, फिर स्टेम डिस्कस करेंगे, फिर लीफ डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं कौन सा, थर्ड, यहाँ पे आ जाएगा रूट। तो रूट यहाँ पे जब हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं आपको 3 तरह की रूट पढ़ाऊंगी। एक होता है टैप रूट, जो आपने जनरली देखा होगा, जो जैसे नीम का पेड़ है, मतलब जो भी आप जब घर से बाहर निकलते हो तो जो आपको बड़े बड़े ट्रीज दिखाई देते हैं, उन ट्रीज के नीचे जो बड़ी बड़ी रूट्स दिखाई देती है वो कौन सी होती है, टैप रूट होती है। आपने कभी गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा इनको कभी लगे हुए देखा होगा, तो उसके नीचे छोटी सी इतनी सी जो रूट मिलती है ना, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, और एक और रूट होती है कौन सी, एडवेंटिशियस रूट। तो बाय द वे ये मैं सारे रूट के टाइप आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ाऊंगी। बट अभी सुनो, हम लोगों ने देखो ब्रायोफाइटा में तो पढ़ा भी नहीं था रूट, हमने टेरिडोफाइटा पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म पढ़ा था, और एक हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा के अंदर जो रूट होती है दैट वाज एडवेंटिशियस रूट। जिम्नोस्पर्म के अंदर अब हम लोग डिस्कस करेंगे टैप रूट, और जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे मीन्स प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो टैप रूट पढ़ते हैं, वहां पे एडवेंटिशियस रूट पढ़ते हैं, और एक यहाँ पे रूट आती है कौन सी, फाइब्रस रूट। तो आप याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो रूट होता है कौन सा होगा, टैप रूट होगा। बट अगेन जब हम लोग यहाँ पे साइकस और पाइनस को डिस्कस कर ले, क्या डिस्कस करेंगे, साइकस, और एक हम लोग डिस्कस करते हैं पाइनस।
तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो जैसा कि जिन बच्चों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने पढ़ा था कि पाइनस जो होता है ना, वो एक फंगस के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। तो इस पाइनस के रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोराइजल रूट। माइकोराइजल रूट का मतलब ये पाइनस की जो रूट होती है ना, वो फंगस के साथ में सिम्बायोसिस शो करेगा, सिम्बायोसिस शो करता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब पढ़ेंगे कि पाइनस जो होता है ना, तो उसके रूट के अंदर रूट हेयर्स नहीं होते। बेसिकली उसकी रूट्स भी काफी शॉर्ट रूट होती है, तो वहां पे वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है। सो दैट्स व्हाई वहां पे उसके साथ में, रूट के साथ में आपको मिलेगी फंगस। तो ये फंगस क्या करती क्या है? वहां से खूब सारा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करती है पाइनस को। तो इनका जो सिम्बायोसिस होगा वो एक आपको ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस मिलेगा। ऑब्लिगेटिव सिम्बायोसिस। ऑब्लिगेटिव सिम्बायोसिस का मतलब हुआ कि ये इसके बिना सरवाइव ही नहीं कर सकता है, मतलब इसके अलावा नो अदर ऑप्शन। अगर मान लो कि पाइनस का जो सीड है, उसको आपने सीड को सॉइल में लगा दिया। सॉइल में लगाने पर क्या होता है कि जो सीड होता है वो जब जर्मिनेट होगा तो एक बनता है प्यूपल और एक बनता है रेडिकल। तो इस रेडिकल के अंदर यहाँ पे फंगस का एसोसिएशन होना कंपलसरी है। अगर सीड जर्मिनेशन से अगर इस फंगस का सिम्बायोसिस अगर नहीं हुआ तो पाइनस का सीड का जर्मिनेशन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइनस तो बिना फंगस के अपना लाइफ साइकिल पूरा करने का सोच ही नहीं सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेटिव सिम्बायोसिस। ऑब्लिगेटिव मतलब नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो फंगस के साथ में ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनेगा, इसको बोला जाएगा क्या? माइकोराइजल रूट। और ऐसा ही जब मैंने आपको ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाया था, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था कॉरिलोइड रूट के बारे में। तो जिसको मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? ग्रीन कलर से। ये सी है जो भी बह रहा है, तो ये कॉरिलोइड रूट है। तो कॉरिलोइड रूट में ये सिम्बायोसिस शो करेगा किसके साथ? ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। तो साइकस के जब आप रूट देखोगे तो आपके पास दो तरह की रूट होती है। एक जो जमीन के अंदर जा रही है, सपोज करो कि ये साइकस का ट्री है, ये साइकस का ट्री हो गया और ये इसका स्टेम हो गया और नीचे रूट हो गई। तो कुछ रूट तो देखो सॉइल के अंदर जा रही है, बट कुछ रूट जो है यहाँ पे सॉइल के ऊपर पैरेलली रन करती है। तो ये जो पैरेलल रन करने वाली जो रूट होती है, एक जो रूट नीचे जा रही है, एक रूट जो सॉइल के पैरेलल रन कर रही है, तो उसके साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लू ग्रीन एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करके प्रोवाइड करेगा किसको? साइकस प्लांट को। तो ये इस तरह का मिलेगा आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो जिम्नोस्पर्म में जहां पे पाइनस जो ट्री होते हैं वो शो करते हैं क्या? माइकोराइजल रूट। वहीं पे साइकस जो होता है वो शो करेगा क्या? कॉरिलोइड रूट। तो ये कहानी कंप्लीट हो गई इसकी रूट की। अब रूट के बाद हम लोग बात करेंगे फोर्थ स्टेम के बारे में। तो आप एक काम करना, एनसीईआरटी का बुक खोलो, उसके अंदर सबसे पहला जो डायग्राम दिया हुआ है ना, वो डायग्राम दिया हुआ है साइकस का। तो अगर आपने कभी पाइनस का ट्री देखा होगा, तो पाइन जो ट्री होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे ये इसका मेन ट्री हो गया और ये इसकी क्या हो गई? ब्रांचेस हो गई। ये क्या हो गई? इसकी ब्रांचेस हो जाती है। इस तरीके से। और बट अगर मैं साइकस की बात करूं, तो साइकस के अंदर आपको प्लांट इस तरह का मिलेगा। तो ये तो इसका स्टेम हो गया। अब इस स्टेम के ऊपर यहाँ पे डेवलप होती है क्या? लीफ। तो आपको लीफ जो होती है वो सारी की सारी इस तरीके से अराइज होती हुई मिलेगी, एकदम क्राउन की फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया है कि यहाँ पे पाइनस जो होता है, पाइनस का जो स्टेम होता है वो ब्रांच
ब्रांच होगा, ये भी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। बट वहीं पे साइकस जो होता है, साइकस, तो साइकस का जो स्टेम होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या, अनब्रांच्ड, उसमें ब्रांचिंग आपको नहीं दिखाई देगी। तो रूट कंप्लीट, रूट के बाद में स्टेम कंप्लीट, स्टेम के बाद आ जाते हैं हम लोग लीफ पे। तो नेक्स्ट फिफ्थ आ जाएगा यहाँ पे कौन सी, लीफ के बारे में। अब जो लीफ होती है ना, वो लीफ, ये मैं आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगी कि ये हमारे पास क्या होता है, एक लीफ होता है जो इस तरीके से आपको मिलेगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इस लीफ के अंदर आपको कुछ कट होते हुए दिखाई देंगे। जैसे सपोज कर लो कि ये हमारे पास एक मिड रिब हो जाती है और इसके मार्जिन्स को मैं कट करते हुए पहुंच जाऊं अगर मिड रिब तक, तो आप लोगों ने क्या नोटिस करोगे कि ये एक अकेली जो लीफ है ना, ये छोटे छोटे लीफ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लाइक दिस। अब देखो ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, लाइक दिस, ये वाला, फिर ये वाला पार्ट हो गया एंड फिर ये वाला पार्ट हो गया। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि अगर ये लीफ अगर पूरी इंटैक्ट होती है तो इसको बोला जाता है सिंपल लीफ। बट अगर लीफ को काटने के बाद अगर ये छोटे छोटे लीफ में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको बोला जाएगा क्या, कंपाउंड लीफ। तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो अभी इसको समझ लो, अगर ये एकदम इंटैक्ट लीफ है तो इसको बोला जाएगा सिंपल लीफ। बट अगर ये नेचुरली इस तरीके से कट अगर फॉर्म में मिलेगी तो कट होने के बाद ये इस तरीके से बन जाती है तो इसको क्या बोला जाएगा, कंपाउंड लीफ। अब मैम आप ये हमें यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो, ये इसलिए पढ़ा रही हो बेटा क्योंकि पाइनस का जो लीफ होता है वो आपको मिलेगा सिंपल लीफ। तो यहाँ पे पाइनस के अंदर जो लीफ मिलेगा तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा कौन सा, पाइनस, उसमें मिलेगा आपको सिंपल लीफ। बट वहीं पे साइकस की रूट को, सॉरी लीफ को आप ध्यान से एनसीईआरटी के अंदर देखो तो जो सबसे पहला वाला डायग्राम दिया हुआ है ना, वो डायग्राम किसका है, साइकस का दिया हुआ है। तो उसके लीफ का डायग्राम मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ। तो ये एक लीफ आपको दिखाई दे रही है और इस एक लीफ के अंदर आपको इस तरीके से ये कटी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक लीफ का डायग्राम है। तो इस तरीके से ये आपको लीफ मिलेगा साइकस के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं क्या, पिन्नेट लीफ। अब ये पिन्नेट लीफ के लिए आप इंतजार कीजिए मॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक का। बस अभी फिलहाल याद रखना कि ये जो पिन जैसा डायग्राम आपको दिखेगा ना, तो उसको बोलते हैं पिन्नेट लीफ। क्लियर। अब आ जाओ पाइनस के अंदर। तो पाइनस की जो लीफ होती है ना, उसके अंदर आपको कुछ एडेप्टेशन मिलेंगे। अब वो क्या चीज होता है मैम, तुम एक चीज सोचो बेटा कि पाइनस कहां पे ग्रो करता है, कोल्डर एरिया में ग्रो करता है। तो जो ठंडा एरिया होता है वहां पे क्या मैं उसको बोल सकती हूँ कि वो एक तरह का डेजर्ट है। बेटा डेजर्ट दो तरह का होता है। जब भी हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है राजस्थान, हॉट डेजर्ट। बट बेटा लेह लद्दाख भी एक तरह का क्या है, डेजर्ट है, क्योंकि वहां पे सारा का सारा जो पानी होता है वो आपको फ्रीज फॉर्म में मिलेगा, आइस के फॉर्म में मिलेगा। देखो जब तक वाटर लिक्विड के फॉर्म में नहीं है ना, वो एक तरह का डेजर्ट ही है। तो लेह लद्दाख में सारा का सारा जो वाटर होता है वो आइस के फॉर्म में मिलेगा, आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो उसको बोला जाता है क्या, कोल्ड डेजर्ट। और राजस्थान क्या हो जाता है, हॉट डेजर्ट। तो पाइन जो बेचारा प्लांट ग्रो करता है वो भी तो एक तरह का डेजर्ट प्लांट ही हुआ। अब जब ये डेजर्ट प्लांट है तो इस बेचारे को वाटर स्ट्रेस कंडीशन रहेगी। तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। एंड दूसरी चीज, ये जनरली ग्रो करता है माउंटेन्स के ऊपर, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है। एंड जब ऊपर जाने पर प्रेशर भी तो कम होता है। एंड प्रेशर कम होने की वजह से हवा की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन
कंडीशन में लीफ के टूटने के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके एडेप्टेशन के बारे में कि पाइन अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर किस तरीके से एडेप्ट करेगा। तो एडेप्टेशन, तो पहली चीज तो वाटर स्ट्रेस को कम करने के लिए इसकी जो लीफ होती है ना वो निडल लाइक हो जाती है। तो याद कीजिए पाइन को और पाइन की लीफ को याद कीजिए, तो आपको वो कैसे दिखाई देगी, निडल लाइक। और ये वाला टॉपिक आपके 12th क्लास में फिर वापस आएगा, तो इसको याद रखना। तो पहला चीज तो आपको मिलेगा लीफ के अंदर ये। दूसरा, अब हम लोग जो प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं बेटा कि लीफ के ऊपर क्या होता है, एक वैक्सी कवरिंग होती है। लीफ के ऊपर क्या मिलता है आपको, एक वैक्सी कवरिंग होती है। तो ये वैक्सी कवरिंग क्या करती है, उसमें पानी को ज्यादा उड़ने नहीं देती है। तो इस वैक्सी कवरिंग को बोला जाता है क्या, क्यूटिकल। वैक्सी कवरिंग को क्या बोला जाएगा, क्यूटिकल। तो हम लोग बात करेंगे कि जो पाइन का जो ट्री होता है ना उसके अंदर क्यूटिकल मतलब ये जो वैक्सी लेयर होगी ऑन लीफ वो आपको मिलेगी थिक। तो थिक होने की वजह से अगेन क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और निडल लाइक होने से क्या फायदा होगा कि सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, एंड सरफेस एरिया रिड्यूस होने की वजह से ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे अभी हमने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया था तो उसमें हमने पढ़े थे स्टोमेटा के बारे में। तो याद है जब मैंने आपको कैम प्लांट पढ़ाया था तो कैम प्लांट के अंदर हमने पढ़ा था सनकर्न स्टोमेटा। तो ये वाले जो स्टोमेटा होते हैं ये एनवायरमेंट के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में, सो उस वजह से यहाँ पे वाटर लॉस भी बहुत ज्यादा होगा। बट ये वाले जो स्टोमेटा है ये एनवायरमेंट के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर नहीं है, सो इसकी वजह से वाटर लॉस भी आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इन स्टोमेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, सनकर्न स्टोमेटा। तो इस तरीके से जो पाइन होता है वो 1, 2 एंड 3 तीन तरीके से वो अपने आप को डेजर्ट कंडीशन में भी, कोल्ड डेजर्ट में भी आराम से अडेप्ट कर लेता है। तो इसकी एडेप्टेशन पे एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लीज इसको टॉपिक को इंपॉर्टेंट कर लेना। ये क्लियर हो गया। अब जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर टोटल 3 डायग्राम दिए हुए। सबसे पहला वाला डायग्राम साइकस का है, बीच वाला मैं नहीं बताऊंगी, ये आपका होमवर्क है, नहीं मुझे पता है। और थर्ड वाला जो डायग्राम है ना सबसे नीचे वाला वो दिया हुआ है जिनकेगो बाइलोबा का। इसका डायग्राम दिया हुआ है जिनकेगो बाइलोबा का। तो एक्चुअली इसमें आपको जो लीफ है वो बाइलोब्ड लीफ मिलेगी। बाइलोब्ड का मतलब इसकी लीफ आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, ऐसी ऐसी। तो इसमें आपको कितने लोब्स दिखाई दे रहे, 2 लोब्स दिखाई दे रहे। तो दैट्स व्हाई इसकी स्पीसीज का नाम भी क्या रख दिया गया, बाइलोबा। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा जिनकेगो, जिनकेगो, जिनकेगो बाइलोबा, बाइलोबा। तो जिनकेगो बाइलोबा। तो इसके अंदर आपको मिलेगी लीफ कैसी, बाइलोब्ड लीफ मिलेगी। तो ये भी आप लोग याद रखना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, मैंने जिनकेगो को पाइनस और साइकस के बीच में लिखा है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जिनकेगो जो प्लांट होता है वो पाइनस और साइकस के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है। तो ये क्या है, दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पाइनस एंड क्या, साइकस। तो साइकस और पाइनस के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है कौन, जिनकेगो। और इसमें लीफ आपको बाइलोब्ड मिलेगी, सो दैट्स व्हाई इसकी स्पीसीज का नाम रख दिया गया जिनकेगो बाइलोबा। तो ये समझ आ गया। अब लीफ के बाद हम बात करेंगे वैस्कुलर टिश्यू के बारे में। क्या पढ़ेंगे, वैस्कुलर टिश्यू या फिर बोल दीजिए वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम प्लस फ्लोएम, जो एक्चुअली वैस्कुलराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड वैस्कुलराइजेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, फ्लोएम।
और वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा कौन? जाइलम। तो इनके कंपोनेंट के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आओ चलो क्लास 9th में चलते हैं। तो क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक वैसल्स होता है, एक ट्रैकेट्स होता है, और एक जाइलम के अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है। जाइलम पेरेन्काइमा होता है, और जाइलम के अंदर कुछ फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं जाइलम फाइबर। तो जब आप ये चारों कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था तो क्लास 9th के अंदर वो आपने डिस्कस किया था एंजियोस्पर्म के बारे में। किसके बारे में? एंजियोस्पर्म के अंदर। बट जिम्नोस्पर्म के अंदर यहाँ पे ट्रैकेट्स मतलब जो वेसल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बट इसमें भी 4 मतलब कुछ प्लांट एक्सेप्शन हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पे नेटम। एग्जांपल क्या हो जाएगा? जिसमें जी साइलेंट होता है। नेटम NETUM नेटम। और एग्जांपल आ जाएगा इसमें इफेड्रा, और एक एग्जांपल आ जाएगा वेलविशिया। तो ये जो 3 प्लांट होते हैं, इन तीनों प्लांट के अंदर एक्सेप्शनली वेसल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर एक्सेप्शनली लाइक एंजियोस्पर्म वेसल्स क्या होगा? प्रेजेंट होगा। बाकी अदरवाइज जिम्नोस्पर्म के जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं होते हैं। ठीक है। अब आ जाओ क्लास 9th के अंदर। तो आपने कभी वहां पे डिस्कस किया होगा फ्लोएम के बारे में। तो उसी तरीके से आप फ्लोएम के अंदर भी 4 कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हो। एक चीज पढ़ी होगी आपने यहाँ पे सीव ट्यूब, और एक आप पढ़ते हो यहाँ पे कंपेनियन सेल्स। क्या डिस्कस किया होगा? सीव ट्यूब को रेगुलेट करती है कंपेनियन सेल्स, और बिल्कुल जाइलम की तरह फ्लोएम के अंदर भी पेरेन्काइमा होता है। तो डोंट वरी, ये हम डिस्कस करेंगे प्लांट एनाटॉमी के अंदर। तो ये हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा। इसको बोला जाएगा फ्लोएम के अंदर जो पेरेन्काइमा होगी फ्लोएम पेरेन्काइमा। और यहाँ पे मिलेगा फ्लोएम के अंदर भी फाइबर होते हैं, तो इनको बोला जाएगा फ्लोएम फाइबर। तो ये बेटा आपने 4 जो कंपोनेंट डिस्कस किए थे ना, ये आपने एंजियोस्पर्म के पढ़े थे। बट मैं आपको टॉपिक कौन सा पढ़ा रही हूँ? जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में आप लोग याद रखना कि इसमें सीव ट्यूब नहीं होती है। इसमें क्या होती है? सीव सेल्स होती है। तो ट्यूब की जगह आपको क्या मिलेगा? ट्यूब की जगह आपको मिलेगी क्या? सीव सेल्स। ये अगेन एक बार प्लांट एनाटॉमी में रिपीट होने वाला है। और दूसरा, यहाँ पे कंपेनियन सेल्स तो एंजियोस्पर्म में मिलती है, बट यहाँ पे आपको मिलेगी कौन सी? एल्बुमिनस सेल्स। एल्बुमिनस सेल्स आप लोग याद रखना। तो ये कंप्लीट हो गया इसके वास्कुलर टिश्यू के बारे में। तो देखो जिम्नोस्पर्म मिलते कहाँ पे हैं? फिर जिम्नोस्पर्म ट्री होता है, श्रब होता है या हर्ब होता है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर सबसे नीचे रूट पढ़ी थी, फिर हमने स्टेम पढ़ा था, फिर हमने लीफ के बारे में पढ़ा था, और लास्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था वास्कुलर टिश्यू के बारे में। तो ध्यान रखिए बेटा, ये जो लीफ मैंने आपको पढ़ाई थी ना, ये मैंने आपको फोटोसिंथेटिक लीफ पढ़ाई है। बट अब मैं प्लांट का डिस्कस करने वाली हूँ कोन्स के बारे में। तो कोन्स क्या होता है? तो कोन्स लीफ होती है, ग्रुप ऑफ लीफ, बट जिसके अंदर लीफ का काम फोटोसिंथेसिस करना नहीं होता है। उसका काम होता है स्पोर्स प्रोड्यूस करना। सो दैट्स व्हाई कोन इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल। क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल। बट जब हमने फॉर्न पढ़ा था टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा के अंदर सिर्फ फॉर्न पूरे प्लांट किंगडम में एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं कि उसकी जो लीफ होती है वो फोटोसिंथेटिक भी होती है, और उसके नीचे डेवलप होती है स्पोरेंजिया। तो वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर सकती है और फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। बाकी फॉर्न को छोड़कर पूरे एंटायर प्लांट किंगडम के अंदर
फोटोसिंथेसिस करने वाली ग्रीन लीफ अलग होती है और स्पोर प्रोड्यूस करने वाली लीफ भी अलग होती है। समझ आ गया? तो इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, कोन्स के बारे में। तो फटाफट वीडियो को यहीं पे पॉज करो और उसको फटाफट प्रैक्टिस कर लो। पहले वो मिलते कहाँ पे, फिर वो ट्री होगा, श्रब होगा या हर्ब होगा, मतलब हैबिट क्या होगी, फिर रूट, स्टेम, लीफ और वैस्कुलर टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको। चलो, तो इसके बाद मुझे बताइए कोन्स क्या होते हैं। तो कोन्स हम लोगों ने कभी पढ़ा था कि ये प्लांट के अंदर एक्चुअली लीफ का एक ग्रुप होता है, बट यहाँ पे लीफ का काम क्या होता है, यहाँ पे लीफ का काम होता है स्पोर्स को प्रोड्यूस करना। तो ये एक तरीके क्या होती है, स्पोरोफिल होती है ना। और अगर आप लोगों ने कभी कोन्स को देखा होगा तो बाय द वे ये तो बेटा सबको पता होगा, कोन्स तो बेटा आई थिंक सब लोगों ने देखा ही होगा, है ना। एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। चलो, तो हाँ, मैंने बोर्ड साफ कर दिया। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्या, कोन्स के बारे में। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको ना पाइनस का लाइफ साइकिल लिए पढ़ा देती हूँ और उसमें आपका कोन्स वाला पार्ट भी सारा कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। तो पाइनस की लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं पाइनस का एक रफ स्केच बना देती हूँ। तो ये पाइनस का क्या होगा, ये इसका मैंने मेन स्टेम बना दिया। तो दिस इज मेन स्टेम ऑफ पाइन ट्री। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि पाइनस का जो ट्री होता है उसके अंदर आपको दिखाई देगी क्या, ब्रांचेस। तो ये मैंने यहां पे बना दी इसकी ब्रांचेस। तो ये वाली जो ब्रांच है जो आपको बड़ी दिखाई दे रही है, तो इनको क्या दिखाई देते हैं, इनको बोलते हैं लॉन्ग ब्रांचेस, क्योंकि इसमें एक और आपको शॉर्ट ब्रांचेस भी दिखाई देगी। तो ये जो आपको मेन ब्रांच है, जो लॉन्ग ब्रांचेस है, इन लॉन्ग ब्रांचेस के ऊपर भी आपको छोटी छोटी और जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, तो ये आपको दिखाई देगी यहाँ पे क्या, शॉर्ट ब्रांचेस। लाइक ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या, ग्रीन कलर की शॉर्ट ब्रांचेस। अब मैंने ऐसा आपको क्यों समझाया है, अभी देखना। अब मुझे बताओ ब्रांचेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, तो ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट होती है लीफ। तो एक्चुअली पाइनस के अंदर जो लीफ होती है ना, वो हमेशा प्रेजेंट होती है कहां पे, शॉर्ट ब्रांचेस के ऊपर। एंड शॉर्ट ब्रांचेस के ऊपर भी ये आपको मिलेगी क्लस्टर के फॉर्म में। तो ये जो मैंने रेड कलर बनाया है ना, तो दिस इज ग्रुप ऑफ या फिर बंचेस ऑफ लीफ आप बोल सकते हो। तो ये आपको दिखाई देगा क्या, बंचेस ऑफ लीफ। और ये लीफ भी आपको कैसे दिखाई देती है, निडल लाइक। तो बताइए पाइन के अंदर जो लीफ होती है वो लॉन्ग ब्रांचेस पे डेवलप होती है या शॉर्ट ब्रांचेस पे, तो ऑब्वियसली वो डेवलप होती है कहां पे, शॉर्ट ब्रांचेस के ऊपर। क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कोन्स के बारे में। तो कोन्स टेक्निकली होते क्या है, या फिर इनको बोलते हैं स्टेरोबिलस, या फिर इनको हम लोग और बोल सकते हैं लक्स। तो कोन्स टेक्निकली होता है ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल, बहुत सारे लीफ का ग्रुप, बट वो लीफ प्रोड्यूस करती है ओनली स्पोर्स। तो कोन्स टेक्निकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल। और यहाँ पे स्पोरोफिल, फिल मतलब लीफ, बट ये लीफ का काम क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूस करना। क्लियर। अब हमारे पास कोन्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मेल कोन और एक होता है फीमेल कोन। एक क्या होता है, जैसे पाइनस में बेटा आपने आई थिंक सबने देखा होगा कि मेल कोन छोटा सा होता है, बिल्कुल अलग सा दिखाई देता है,
और फीमेल कोन हम सब लोग लेके ही आए होंगे और उसके ऊपर कभी न कभी ड्राइंग तो जरूर बनाई होगी। इसको अलग अलग कलर से पेंट करते हैं ना, तो वो क्या होता है, फीमेल कोन होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पाइनस के बारे में, तो पाइनस और साइकस ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे मोनोशियस। अब मोनोशियस और डायोशियस टर्म मैं आई थिंक पहले भी यूज कर चुकी हूं। मोनोशियस का मतलब होता है व्हेन फीमेल एंड मेल आर प्रेजेंट इन वन बॉडी, तो दिस इज मोनोशियस। एंड व्हेन मेल एंड फीमेल बोथ सेक्सुअल ऑर्गन आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट बॉडी, तो क्या बोला जाएगा, डायोशियस। जैसे हम लोग भी कैसे डायोशियस, क्योंकि हमारे अंदर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो दो डिफरेंट बॉडी में होते हैं। तो जो डायोशियस होता है क्या वो यूनिसेक्सुअल होता है? यस, जो डायोशियस होगा वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। और ये टर्म 12th क्लास में फिर वापस आएगा। एंड जो मोनोशियस होते हैं वो टेक्निकली बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे बाइसेक्सुअल। बट प्लीज आप यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्ट मत बना लेना कि कोन के अंदर मेल और फीमेल दोनों है। नहीं बेटा, मेल कोन अलग होता है, फीमेल कोन अलग होता है, पर दोनों ही तरह के कोन अगर पाइनस के ऊपर ग्रो होते हैं तो पाइनस के ऊपर मेल कोन भी होते हैं और फीमेल कोन भी होते हैं, ठीक है। बट साइकस के अंदर आपको मिलेगा मेल कोन अलग होता है, फीमेल कोन अलग होता है। तो साइकस के अंदर फीमेल प्लांट अलग होगा और मेल प्लांट ही बिल्कुल अलग होगा। और अगर आप कभी ध्यान से देखोगे, साइकस को गूगल करना, उसकी इमेज सर्च करना, तो उसके ट्री के ऊपर आपको बड़े बड़े कोन्स दिखाई देंगे, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट कोन आपको कहां पे मिलेंगे, लार्जेस्ट मेल एंड फीमेल कोन वो आपको मिलेंगे कहां पे, साइकस के अंदर। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे पाइनस के बारे में, तो पाइनस के बारे में शुरू करते हैं। तो यहां पे मैं लिखती हूं मेल कोन और यहां पे लिखूंगी मैं फीमेल कोन। तो अब अगर इस टॉपिक को पढ़ना है तो इसका वीडियो मैं आपको वैसे तो शेयर कर चुकी हूँ ग्रुप में, तो आप प्लीज उसको देख के एक बार रफ में देख लीजिए, फिर उसके बाद में इसको स्टडी करना है। तो होता क्या है कि ये जो शॉर्ट वाली ब्रांचेस होती है ना, ये पूरा का पूरा मॉडिफाइड हो सकता है मेल कोन के अंदर, बट फीमेल कोन पूरा का पूरा लॉन्ग ब्रांच जो है वो मॉडिफाइड होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि मेल कोन इज होमोलोगस ऑफ शॉर्ट ब्रांचेस, होमोलोगस ऑफ शॉर्ट ब्रांचेस मतलब शॉर्ट ब्रांचेस के मॉडिफिकेशन से बनता है मेल कोन। सो दैट्स व्हाई मेल कोन आपको दिखाई देगा छोटा, जबकि फीमेल कोन होता है होमोलोगस ऑफ लार्ज ब्रांचेस या लॉन्ग ब्रांचेस। एंड लॉन्ग ब्रांचेस से अगर बनेगा तो ऑब्वियसली फीमेल कोन कंपेरेटिवली मेल से बड़ा ही होगा, है ना। तो ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब आपने कभी कोन को ध्यान से देखा होगा, तो ये कोन में डायग्राम बना रही हूं यहाँ पे। तो इसके अंदर ये होती है मेन एक्सिस, ये क्या होगा, मेन एक्सिस। इसमें भी हम बना देते हैं मेन एक्सिस, पर थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस करते हैं, क्योंकि मेल कोन छोटा होता है और फीमेल कोन बड़ा होता है। तो इसको मैंने छोटा बनाया है, इसको मैंने बड़ा बनाया है। तो ये क्या हो गया, मेन एक्सिस हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि कोन्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल, मतलब लीफ का एक ग्रुप होता है। और इस मेन एक्सिस के अराउंड जो लीफ होती है ना, वो अरेंज होती है स्पाइरली। अब इसके लिए प्लीज आप वीडियो देखिए। तो यहाँ पे ये आपको स्पाइरल अरेंजमेंट मिलेगा किसका, स्पोरोफिल का। सेम लाइक यहाँ पे भी। तो यहां पे भी आपको लीफ का क्या दिखाई देगा,
स्पाइरल अरेंजमेंट मिलेगा। तो स्पाइरली कॉइल्ड होती है स्पोरोफिल अराउंड मेन एक्सिस। तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें से हम लोग इस स्पोरोफिल के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, जिसको मैंने कैसे बनाया, ब्लू कलर से। तो यहां से भी मैं इसको बना देती हूँ ब्लू कलर से। ये हमारे पास हो जाती है लीफ, और इस लीफ का काम क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूस करना। बट ये स्पोर कैसे बनाएगा, छोटे या बड़े? तो मेल स्पोर जो बनते हैं वो छोटे बनते हैं, सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल, छोटे स्पोर बनाने वाली लीफ। तो ये हो जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल। इधर आ जाते हैं, तो यहां पे हमने ग्रीन कलर से बनाया है मेगास्पोरोफिल। तो ये वाली जो लीफ है ये बनाएगी मेगास्पोर। तो क्या बोलूं मैं इसको, मेगास्पोरोफिल। ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने कभी क्लास 10th में रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा फ्लावर्स के अंदर, मतलब प्लांट्स के अंदर। तो उसमें आपने फूल का डायग्राम बनाया होगा, फ्लावर का डायग्राम। तो उसके फ्लावर के डायग्राम के अंदर आप लोगों ने इसको बनाया होगा मेल। तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन। तो स्टेमन के अंदर ये क्या होता है, ये होता है इसका फिलामेंट। और ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है एंकर। ऐसा आपने पढ़ा था एंजियोस्पर्म के अंदर। तो जो 10th क्लास में आपने फ्लावर का डायग्राम बनाया था वो एंजियोस्पर्म का था। ठीक है। और एंथर के अंदर यहां पे प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर डेवलप होंगे माइक्रोस्पोर। तो ये डायग्राम मैंने किसका बनाया है, ये मैंने एंजियोस्पर्म का डायग्राम बनाया। बट आप बहुत सरप्राइज होने वाले हो कि एंजियोस्पर्म के अंदर ना तो आपको फिलामेंट मिलेगा, ना तो आपको एंथर मिलेगा। ये जो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया डायरेक्टली अटैच्ड होती है कहां पे, माइक्रोस्पोरोफिल पे। तो ये जो रेड कलर से मैंने यहां पे क्या बनाया है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या डेवलप होगा, इसके अंदर डेवलप होंगे माइक्रोस्पोर, या फिर हम बोलेंगे पोलन ग्रेन। बाद में ये माइक्रोस्पोरेंजिया यहां से रप्चर हो जाएगी और ये पोलन ग्रेन सारे बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो अब ये कैसे होता है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होगा एमएमसी, माइक्रोस्पोर को बनाने वाली मदर सेल। तो क्या होगा इसका फुल फॉर्म, एमएमसी का फुल फॉर्म लिखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल अब ये क्या बनाएगी, अब ये बनाएगी माइक्रोस्पोर, या फिर जिनको बोलते हैं हम लोग पोलन्स, पोलन ग्रेन। तो अब जो पोलन ग्रेन होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड, ऑब्वियसली हैप्लॉइड होते हैं। बट इसको डेवलप करने वाली माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। तो बताओ यहाँ पे डिवीजन कौन सा हो रहा है, मियोसिस। बट इस मियोसिस का फाइनल प्रोडक्ट होगा स्पोर, सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा स्पोरिक मियोसिस। तो इस तरीके से स्पोरिक मियोसिस से डेवलप हो गई पोलन ग्रेन। बट अब आगे सुनो, अब आगे की कहानी 12th क्लास में फिर रिपीट होगी, ये सब वापस पढ़ना है 12th में, ठीक है। तो अब ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये मेल गैमेट्स नहीं है। अब पोलन ग्रेन के अंदर डेवलप होंगे क्या, मेल गैमेट्स। तो अब पोलन ग्रेन को करना होगा डिवाइड। तो डिवाइड होने पर एक तो ये बनाएगा जनरेटिव सेल और एक बनाएगा ये वेजिटेटिव सेल्स। तो आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा कि पोलन ट्यूब बनती है। तो पोलन ट्यूब कौन बनाएगा फ्यूचर में, ये जो वेजिटेटिव सेल्स है ना, ये बनाएगी पोलन ट्यूब।
तो क्या मैं इसको ट्यूब सेल बोल सकती हूँ? पक्का? अब इधर देखो, इसका नाम क्या लिखा है? जनरेटिव सेल। बिकॉज इसमें डिवीजन होने के बाद बनते हैं मेल गैमेट्स। गैमेट्स जनरेट कौन कर रहा है? जनरेटिव सेल। जनरेट कौन करेगा? जनरेटिव सेल। अब इनकी प्लॉइडी क्या होती है? तो ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, एंड ऑब्वियसली गैमेट्स तो हैप्लॉइड होते ही है। तो हैप्लॉइड से जो हैप्लॉइड सेल बन रही है, तो यहाँ पे डिवीजन क्या होगा? यहाँ पे डिवीजन होगा माइटोसिस, और यहाँ पे भी डिवीजन होगा कौन सा? माइटोसिस। तो ऐसा हमने पढ़ा भी था बेटा कि प्लांट किंगडम के अंदर गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, नॉट मियोसिस, क्योंकि मियोसिस से गैमेट्स बनाना एक एनिमल प्रॉपर्टी है। समझ आ गया? पक्का? तो देखो, ये बन गए मेल गैमेट्स। अब मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है जिसका? पोलन्स का। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, पोलन का स्ट्रक्चर बनाना है मुझे। तो आओ चलो डायग्राम बनाते हैं पोलन्स का। तो ये आपके 12th क्लास में फिर आएगा, वापस याद रखना। तो जब आप पोलन्स का डायग्राम बनाते हैं तो पोलन के ऊपर दो तरह की लेयर होती है। एक होती है इन टाइम, ये आप लोग याद कर लो क्योंकि इसको ज्यादा डिटेल में अच्छे से बता पाऊंगी 12th के अंदर। ये होता है इन टाइम, और ये जो बाहर वाली जो लेयर होती है इसको बोला जाएगा एक्साइन। तो दो लेयर मैंने यहां पे बनाई है, इन टाइम, एक्साइन। इन टाइम और एक्साइन दो लेयर बनाई है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज, शायद हमने जब यहाँ पे बेसिक पढ़ा था क्लास 9th के अंदर, 9th का, तो उसमें मैंने बताया था कि पहली बार पॉलिनेशन कहां पे शुरू हुआ था? तो आपने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म के अंदर। बिकॉज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों के अंदर आपको मिलेगी जूडोगेमी। क्या मिलेगी? जूडोगेमी। बट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर आपको क्या मिलेगा? पॉलिनेशन। बट जिम्नोस्पर्म के अंदर सिर्फ एक ही तरह का पॉलिनेशन होता है, दैट इज विंड पॉलिनेशन। क्या मिलेगा आपको? विंड पॉलिनेशन। तो अब पोलन्स को आपको हवा में उड़ाने, तो हवा में उड़ाने के लिए आपको इनको देने होंगे क्या? विंग्स। तो यहाँ पे ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनके पास प्रेजेंट होते हैं विंग्स। कैसे होते हैं? विंग्स होते हैं। तो विंग्स होने से क्या फायदा होगा? कि हवा में आराम से उड़ सकते हैं। क्लियर? पक्का? और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं पाइनस के, वो आपको दिखाई देंगे येलो कलर के। तो ये तो आपने सबने ही ऑब्जर्व किया होगा कि जब पाइनस के अंदर पॉलिनेशन का टाइम आता है तो पूरा हिमाचल येलो येलो होने लगता है, बहुत सारी येलो डस्ट उड़ने लगती है। तो ये जो पोलन्स होते हैं ये आपको मिलेंगे आपको येलो कलर के। सो इसको हम बोलते हैं सल्फर शावर। क्या बोलेंगे इसको? सल्फर शावर टर्म हम यूज करते हैं कि यहाँ पे येलो कलर के ह्यूज नंबर में बल्क के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी एयर और पूरा माउंटेन आपको येलो येलो दिखाई देगा। तो ये क्या हो जाएगा? सल्फर शावर। अब हमने बताया था कि इसके अंदर दो क्या होगी? मेल गैमेट्स होंगे। ये मैंने यहां से बना दिया ब्लू कलर का मेल गैमेट्स, और ये मैंने बना दिया एक और मेल गैमेट्स। फिर एक इसमें प्रेजेंट होती है वेजिटेटिव सेल्स। तो ये वाला जो सेल्स आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज वेजिटेटिव सेल्स। एंड द लास्ट ये आपको दिखाई देगी यहाँ पे प्रोथेलियल सेल। क्या मिलेगी आपको? ये आपको दिखाई देगी प्रोथेलियल सेल। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिस इज माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल का काम क्या होता है? टेक्निकली यहां से पोलन ट्यूब निकलती है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, तो मैं इसका डायग्राम अलग बना देती हूं। तो ये हमने बना दिया एक्साइन। तो जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। तो ये पोलन ट्यूब आगे जाके फ्यूचर में इस तरीके से अराइज होगी। तो ये चीज क्या है? दिस इज पोलन ट्यूब।
बेटा इसको याद कर लो, क्योंकि 12th क्लास में ये सारी चीजें एज इट इज फिर वापस रिपीट होगी। तो माइक्रोपाइल क्या होते हैं, ओ सॉरी माइक्रोपाइल नहीं, जर्म पोर। माइक्रोपाइल यानी ये क्या होता है, जर्म पोर। तो जर्म पोर क्या होता है, जहां पे एग्जाइम एब्सेंट होती है। और इससे फायदा क्या होगा, यहां से अराइज होती है क्या, पोलर ट्यूब, अराइज पोलर ट्यूब। तो ये तो कहानी कंप्लीट हो गई मेल की। तो मेल के अंदर देखो ये हमने डेवलप कर दिए मेल गैमेट्स। अब आ जाते हैं फीमेल की तरफ। तो फीमेल के अंदर ये हमने बनाया था मेगास्पोरेंजिया। तो ये नाम गलत लिख दिया था, तो ये क्या है, दिस इज मेगास्पोरेंजिया। अब आपने कभी डायग्राम बनाया होगा मेगास्पोरेंजिया, ये आपने कभी ऐसा 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ये क्या होती है, स्टिग्मा होती है, ये क्या होती है, स्टाइल होती है, और ये क्या होता है, ओवरी होता है। एंड ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, ठीक है। बट जिम्नोस्पर्म के अंदर ना तो स्टिग्मा होती है, ना स्टाइल होती है, और ना ओवरी होती है। तो उस केस में अगर ओवरी एब्सेंट होगी तो ओव्यूल कैसे होंगे, ओव्यूल आपको मिलेंगे एक्सपोज्ड। आप इन ओव्यूल्स को डायरेक्टली देख सकते हो, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म। ये मैं लिखूंगी बाद में, टेंशन मत लो, जब मैं सीध पढ़ाऊंगी तो ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि स्टिग्मा क्या है, एब्सेंट, स्टाइल भी इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, एंड ओवरी भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट होती है। बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल। एंड ये ओव्यूल जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं मेगास्पोरोफिल के साथ। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ना, दिस इज ओव्यूल। तो आओ चलो डायग्राम बनाते हैं ओव्यूल का। तो ओव्यूल का डायग्राम बनाते हैं। तो ओव्यूल के अंदर पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेवलप करेंगे मेगास्पोर मदर सेल। जैसे ये वाला था माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये वाला होगा क्या, मेगास्पोर मदर सेल। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, इसको याद कर लो, क्योंकि 12th के अंदर एज इट इज वापस रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड करेगा तो यहां से बनेगा क्या, मेगास्पोर। तो मेगास्पोर का प्लॉइडी कैसा होता है, हैप्लॉइड। बट इसकी मदर सेल कैसी होगी, डिप्लॉइड। तो यहाँ पे डिवीजन कौन सा होगा, यहाँ पे डिवीजन होगा स्पोरिक मियोसिस। बस अब 5-7 मिनट का टॉपिक बचा है, तो शांति से बैठो। अब ये जो मेगास्पोर है ना, ये मेगास्पोर अब डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके एक तो बनाएगा ये एंडोस्पर्म। तो क्या आपने कभी एंडोस्पर्म खाया है, नहीं खाया है, तो आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि बेटा जो हम लोग राइस खाते हैं, हम लोग जो व्हीट खाते हैं, हम जो मेज भुट्टा खाते हैं, तो वो टेक्निकली क्या होता है, वो टेक्निकली एंडोस्पर्म होता है। तो एंडोस्पर्म है क्या, नरिशमेंट फॉर एम्ब्रियो। तो बट वो सारे प्लांट एंजियोस्पर्म होते हैं। मैं अभी फिलहाल क्या पढ़ा रही हूँ, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर यहाँ पे डेवलप होगा एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म खाना है, फूड है, न्यूट्रिशन है, किसका, एम्ब्रियो का। तो न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियो, कौन, एंडोस्पर्म। तो मुझे एक चीज बताओ, मेगास्पोर कैसा है, हैप्लॉइड। तो इससे बनने वाला एंडोस्पर्म भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। याद रखना, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, बट जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहां पे हम ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म पढ़ते हैं। और ये कब डेवलप हुआ, क्या अभी फर्टिलाइजेशन हो गया क्या, नहीं ना, ये फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही डेवलप हो चुका है। तो डेवलप बिफोर फर्टिलाइजेशन। बट एंजियोस्पर्म के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा ना, तब उसके बाद एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। तो ये कब होगा, डेवलप
बिफोर फर्टिलाइजेशन। और दूसरी तरफ ये मेगास्पोर जब डिवाइड करेगा तो यहां से बनेगी आर्कीगोनिया। तो अब मुझे बताओ फाइनली आपने आर्कीगोनिया कहाँ पढ़ी है? तो आपने आर्कीगोनिया ब्रायोफाइटा में पढ़ी है, टेरिडोफाइटा में पढ़ी है, और अब आप पढ़ लो जिम्नोस्पर्म। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आर्कीगोनिएटेड प्लांट कौन कौन से होते हैं, तो आप आंसर दोगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, मैं अभी इसका डायग्राम बनाऊंगी, डोंट वरी। अब आर्कीगोनिया के अंदर डेवलप होती है यहाँ पे एग सेल। तो एग सेल कैसा होगा? तो एग सेल यहाँ पे मिलेगा आपको कैसा? हैप्लॉइड। सो अब फाइनली ये जो पोलिनेशन होगा, मतलब ये इसको पहुंचा देते हैं अब एग सेल तक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? पॉलिनेशन। एंड आपको जिम्नोस्पर्म के अंदर सिर्फ मिलेगा विंड पॉलिनेशन, और विंड पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनीमोफिली। एनीमोफिली एयर, एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको बोला जाएगा एनीमोफिली। सिर्फ एयर पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन होने के बाद बनेगी यहाँ पे पोलन ट्यूब, एंड पोलन ट्यूब बनने के बाद ये जो मेल गैमेट्स होंगे, जो मेल गैमेट्स कहां पे? पोलन ट्यूब के अंदर है, तो वो पहुंच जाएंगे एग सेल के साथ। फिर यहां से होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो फिर फाइनली बन जाएगा यहाँ पे सीड। ठीक है, तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी लास्ट मुझे एक ओव्यूल का डायग्राम आपको बताना है, और एक डायग्राम मुझे अभी सीड का बताना है। उसके बाद ये टॉपिक हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो इसको पहले रफ में प्रैक्टिस कर लीजिए जल्दी। बस अब 5 मिनट शांति से बैठना, क्योंकि ये हमारा टॉपिक खत्म होने जा रहा है अब। ठीक है, तो इसके साथ में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं चैप्टर शुरू करूंगी रेस्पिरेशन वाला। हालांकि बेटा सुंदरनगर वाले जो बच्चे हैं वो रेस्पिरेशन आधा कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि उनकी जो क्लासेस है वो ऑफलाइन हो रही है। एंड बेटा ऑफलाइन के अंदर सिलेबस एग्जैक्टली इसका डबल होता है। जो आप लोग ऑनलाइन में पढ़ते हो उसका एग्जैक्टली डबल सिलेबस रन होता है कहां पे? ऑफलाइन के अंदर। तो इस सेशन का ही हम लोग क्या बोले, पता नहीं क्या होगा। खैर, अपन को तो नीट एग्जाम के लिए क्या करना है? फोकस करना है। चाहे 11th क्लास में आपको फालतू में प्रमोशन मिल जाए, बट उससे तो हमारा मेन पर्पस तो था ही नहीं। हमारा मेन पर्पस क्या था? नीट एग्जाम क्वालिफाई करना। ठीक है, तो आप अपना पर्पस भूल मत जाना। तो यहाँ पे अब हम लोग डायग्राम बनाने वाले हैं किसका? ओव्यूल का। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो देखो ये मैं क्या बना रही हूं यहाँ पे? आर्कीगोनिया। बट जैसे हमने आर्कीगोनिया पहले पढ़ा था कि उसमें यहाँ पे अंदर क्या होती है? एग सेल होती है। बट आप प्लीज यहाँ पे वेंट्रल कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल आप नहीं बनाएंगे। तो ये चीज क्या हो जाएगा? दिस इज आर्कीगोनिया। तो बाय द वे मैंने इसका नंबर यहाँ पे 2 ही बनाया है, बट वैसे इसका नंबर कितना होता है? इसका नंबर होता है 2 to 8। और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट होती है क्या? एग सेल, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है। समझ आ गया? बाकी इसके अलावा ये चीज क्या होता है? एंडोस्पर्म। तो ये जो मैं डॉट 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 जो बना रही हूं ना,
ये सारा क्या होगा इसमें, एंडोस्पर्म होगा। ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, यहां पे सपोज करो हमने बना दी आर्किगोनिया। जैसे सपोज करो कि ये हमारा ओव्यूल है पूरा, ये पूरा क्या है, ओव्यूल है। तो ओव्यूल के अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये कहां से डेवलप हुआ है, मेगास्पोर से। तो बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है, जिसको मैं यहाँ पे टच कर रही हूं, ये वाला पार्ट, तो ये सारा पार्ट क्या होता है इसका, न्यूसिलस। बेटा मैं फिर बोल रही हूं, ये 12th के अंदर एज इट इज रिपीट होगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, न्यूसिलस हो जाएगा। अब इसके बाद जब कभी आपने 10th क्लास के अंदर यहाँ पे ओव्यूल बनाया होगा, तो इसके अंदर आप लोगों ने ये बनाए थे क्या, इंटेग्यूमेंट्स। ये याद है, ये क्या बनाया था आपने, इंटेग्यूमेंट्स। और इंटेग्यूमेंट्स इन फ्यूचर जाके कन्वर्ट होता है सीड कोट के अंदर। तो ऐसा ही सेम चीज ओव्यूल के अंदर भी आपको दिखाई देगा, क्या, इंटेग्यूमेंट्स। बट यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स बेटा सिर्फ एक ही सिंगल इंटेग्यूमेंट मिलेगा। कितना, सिंगल इंटेग्यूमेंट। बट इस सिंगल इंटेग्यूमेंट के अंदर आपको टोटल 3 लेयर्स मिलेगी। तो ये सबसे पहली वाली मैंने सबसे इनर लेयर बनाई है, तो दिस इज इनर लेयर। चुपचाप शांति से सुनते जाओ, एक बार वीडियो वापस देख लेना। फिर ये वाला जो मैंने ब्लैक कलर से ये बनाया है, दिस इज मिडल लेयर। ये कौन सा हो जाएगा, मिडल लेयर। एंड द लास्ट वन जो मैं रेड कलर से बनाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज आउटर लेयर। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा एक इंटेग्यूमेंट है। और बाय द वे इंटेग्यूमेंट फ्यूचर में क्या बनाएगा, सीड कोट, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इंटेग्यूमेंट कितना है, 1। सो दैट्स वाई इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूनिटैग्मी कंडीशन, 1 इंटेग्यूमेंट। ठीक है। और इसके बाद इधर वाला जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग चैलेजा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा इसमें, चले जा, चला जा। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको क्या दिखाई देगा, माइक्रोपाइल। और इसके अंदर यहां पे आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं पोलन चैम्बर। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पोलन चैम्बर प्रेजेंट होना किसका प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी होगा किसका, जिम्नोस्पर्म का। तो ये आपको वीडियो में अच्छे से दिखाई देगा। एक मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, पोलन ड्रॉप। ये पोलन ड्रॉप आपका होमवर्क है। तो ये आप लोग वीडियो देखोगे और वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताओगे कि पोलन ड्रॉप क्या होता है। ठीक है। अब सुनो भी। और तो ये माइक्रोपाइल दिखाई दे रहा है, ये आपको न्यूसिलस दिखाई दे रहा है, और ये आपको चैलेजा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा 12th क्लास में फिर पढ़ेंगे कि जब भी माइक्रोपाइल, न्यूसिलस और चैलेजा जब तीनों आ जाते हैं एक सीधी लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह के ओव्यूल को हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ये हम 12th में फिर वापस पढ़ेंगे। तो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल कौन सा होगा, ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल हो गया। बस अब शांति से बैठो, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं सीड। ठीक है। तो ओव्यूल कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब क्या होगा कि पोलन्स आएंगे, पोलन ट्यूब बनेगी, और फिर मेल गैमेट्स जो होंगे वो यहाँ पे आर्किगोनिया के अंदर जो एग सेल होगी उसको फर्टिलाइज कर देंगे। तो वहां पे उसके अंदर बनती है पोलन ट्यूब भी बनती है, और एक बनती है पोलन ड्रॉप। तो पोलन ड्रॉप मैं आपको थ्योरी से नहीं समझा पाऊंगी, ये आपका होमवर्क है। आप वीडियो देख के मुझे बताएंगे कि पोलन ड्रॉप क्या होती है। और पोलन ड्रॉप सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर बनती है और कहीं पे भी नहीं बनती है। अब लास्ट में
मेल और फीमेल क्या हो गए, फर्टिलाइज हो गए, और फर्टिलाइज होने के बाद अब बनेगा इसके अंदर क्या, सीड। तो इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। अब वो चेंजेस क्या होते हैं, तो अब हम लिखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब ये पूरा ओव्यूल जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ठीक है। और इसके ऊपर जो इंटेग्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट के अंदर। क्या क्या बोला मैंने, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में, और जो इंटेग्यूमेंट होगा, इंटेग्यूमेंट वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट के अंदर। बट मैडम हमने तो इंटेग्यूमेंट 3 तरह के पढ़े हैं, 3 तरह नहीं 3 लेयर्स पढ़ी है। तो आप लोगों ने, मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी जो पढ़ाऊंगी तो मैं आपका सीड का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। तो सीड के ऊपर 2 तरह के सीड कोट होते हैं। एक होता है आउटर सीड कोट, आउटर सीड कोट जिसको बोला जाता है टेस्टा, और मिडल वाला जो होगा वो बनाएगा इनर सीड कोट, एंड इनर सीड कोट को बोला जाएगा टेगमन। याद कर लो, ये सब रिपीट होगा, उल्टा लिख दिया हमने। देखो सबसे इनर वाला जो लेयर होगा, इनर लेयर, वो बनाएगा टेगमन, मतलब वो बनाएगा इनर सीड कोट, एंड इनर सीड कोट क्या होता है, टेगमन। एंड जो मिडल वाला होगा वो मिडल वाला बनाएगा आउटर सीड कोट, जिसको बोला जाएगा टेस्टा। और सबसे आउटर जो सीड, आउटर लेयर होगी, ये बनाएगा यहाँ पे विंग्स। तो आप सब लोगों ने पाइनस के अगर सीड देखे होंगे, तो पाइनस के जो सीड होते हैं ना, पाइनस के जो सीड्स होते हैं, तो उन सीड्स के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी लेयर देखी होगी। तो ये ट्रांसपेरेंसी लेयर क्या होती है, विंग्स। तो ऑब्वियसली जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा वो विंग्स बनाएगा, मिडल वाला आउटर सीड कोट बनाएगा, और इनर वाला इनर सीड कोट बनाएगा। तो ये टेस्टा बनाएगा, ये टेगमन बनाएगा। तो विंग्स, टेस्टा, टेगमन, विंग्स, टेस्टा, टेगमन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो टेक्निकली होता है नरिशमेंट, बट ये नरिशमेंट सारा खत्म नहीं होता है। तो जब ये सीड डेवलप होंगे तो उन सीड्स के अंदर, इन सीड ये न्यूक्लियस जो होता है वो बच जाता है। ये फिर 12th क्लास में रिपीट होगा। तो इस तरह के सीड जिनके अंदर न्यूक्लियस परसिस्ट करता है, बच जाता है, तो इनको बोला जाता है पेरिस्पर्मिक सीड। जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, काली मिर्च का एग्जांपल लेंगे, ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर के ऊपर भी थिन लेयर आपको दिखाई देती है ना, छिलका दिखाई देता है। तो वो छिलका क्या है, बचा हुआ न्यूक्लियस होता है। प्लस इसके अलावा जो सीड होंगे, उस सीड के अंदर आपको दिखाई देगा एंडोस्पर्म भी। तो ये जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, एंडोस्पर्मिक सीड होंगे, जस्ट लाइक मोनोकॉट। क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया था व्हीट, राइस, मेज, तो ये सारे सीड कैसे होते हैं, इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो इन सीड को बोला जाएगा एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर इसको बोला जाता है एल्बुमिनस सीड। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर बोला जाएगा एंडोस्पर्मिक सीड। इसके अलावा हम जो पढ़ते हैं कॉटिलिडन्स के बारे में, तो जैसे मोनोकॉट, तो उसके सीड में एक ही कॉटिलिडन्स मिलता है, ये मैं आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी में समझाऊंगी। डाइकॉट मतलब क्या होता है कि उसमें 2 कॉटिलिडन्स मिलेंगे। बट जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको 8 to 20 कॉटिलिडन्स मिलेंगे। कितने, 8 से लेकर 20 कॉटिलिडन्स। बट इसमें एक एक्सेप्शन आता है, इसमें एक्सेप्शन आता है साइकस। साइकस में आपको सिर्फ 2 कॉटिलिडन्स मिलेंगे, जस्ट लाइक डाइकोट। किसकी तरह, डाइकोट की तरह आपको इसमें
क्या मिलेंगे, 2 कोटिलेडन्स। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक सीड का। और लास्ट में एक और चीज बता देती हूँ कि जब हम सीड के बारे में बात करते हैं तो टेक्निकली सीड के अंदर कितनी जनरेशन होती है, सीड के अंदर 3 जनरेशन प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी जनरेशन, देखो सीड के अंदर एक तो होता है एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो यहां पे रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट जनरेशन को। एम्ब्रियो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट जनरेशन को। दूसरा, इसमें एक प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म। एंड यू नो एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। तो ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे गैमेटोफिटिक जनरेशन को, पढ़ा था ना, हैप्लॉइड मतलब गैमेटोफाइट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे गैमेटोफिटिक जनरेशन को। बट वहीं पे जो न्यूक्लियस होगा, कॉटिलेडन्स होंगी, इंटेग्यूमेंट होंगी, तो ये सारे टिश्यू किसके हैं, ये टिश्यू उसकी मदर के लिए। तो मदर मतलब पेरेंटल जनरेशन। तो एक इसके अंदर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, कॉटिलेडन्स, और इसमें प्रेजेंट होता है सीड कोट। तो ये सारे टिश्यू किसके हैं, ये टिश्यू सारे पेरेंटल टिश्यू है। सो दैट्स व्हाई ये पेरेंटल जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंटल बोल दीजिए, या फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि जो सीड होता है ना, एक सीड, तो सीड के अंदर टेक्निकली प्रेजेंट होती है 3 जनरेशन। उसमें पेरेंट्स का टिश्यू भी होता है, उसमें नेक्स्ट जनरेशन का टिश्यू भी होता है मीन्स एम्ब्रियो, और एक उसमें प्रेजेंट होता है क्या, गैमेटोफिटिक जनरेशन मीन्स जो हैप्लॉइड होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देंगे, डिप्लॉइड, बट ये कैसा दिखाई देगा, हैप्लॉइड। एम्ब्रियो कैसा होता है, डिप्लॉइड, बट ये डिप्लॉइड नेक्स्ट जनरेशन का। तो ये नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन हो गई, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से आप वीडियो वापस देख लेना एक बार, तो फिर सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। और ये टॉपिक जिसको अच्छे से याद होगा तो उसको प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां पे भी सारी चीजें रिपीट होगी। और 12th क्लास का सेकंड जो चैप्टर होगा वो भी आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो तो आप समझो कि आपने इस लाइफ साइकिल के साथ में 30% 12th का सेकंड चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है, ठीक है। और मोटिवेटेड रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी ब्रेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। चलो फिर टाटा बाय बाय, जय हिंद।